दोस्तों स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स चल रहा है हमारा। इसका ये दूसरा पार्ट है। हम आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो पाए। लास्ट टाइम शायद हम यहाँ तक पहुँचे थे फंगाई। तो फंगाई हम लोग ने देखी थी कि किसी भी मॉइस्ट वाली चीज़ों पे बढ़ती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आज देखने की कोशिश करते हैं। तो फंगाई पहले तो हमें पता है कि ये फंगाई कोई भी चीज़ों को डीके करती है। डीके ऑर्गेनिक मटेरियल पे ये ग्रो करती है। तो इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स पे शुरुआत करते हैं। दीज आर नॉन ग्रीन यूक्रोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ये तो पहले यूरोक्रेटिक और हेटेरोट्रॉपिक मतलब अपने खाने के लिए दूसरे जीवों पे, दूसरे चीज़ों पे, ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड होने वाली ये ऑर्गेनिज़म है। इसी तरह ये यूक्रेटिक है। काफ़ी बार ये पॉसिबिलिटी है कि ये मल्टी सेल्यूलर हो। मोस्ट ऑफ देम आर अ सैप्ट्रोट्रोफस। दे आर फीड अपॉन द डीकेइंग ऑर्गेनिक। तो ये सैप्ट्रोफस होते हैं, मतलब ये कोई भी डीके मटेरियल पे, ख़राब होने वाले, सड़ने वाले चीज़ों पे, मॉइस्ट वाले चीज़ों पे बढ़ते हैं। देन दे द सेल वॉल इज़ मेड अप टू टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड अ चिटनी। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, एक सेल वॉल क्रिएट करते हैं। ये सेल वॉल काफ़ी टफ होती है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स शुगर, और ये क्या बनती है, ये एक शुगरी मटेरियल से बनती है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं चिटनी। सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लाई प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मास। तो फंगाई दिखती कैसे है, तो फंगाई दिखती है थ्रेड जैसे। फंगाई कैसे दिखती है, थ्रेड जैसे। उसी तरह मेनी न्यूक्लाइज आर सब प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा। तो इसी तरह इसके अंदर, इसके साइटोप्लाज्मास के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लाइज होते हैं। साइटोप्लाज्मा क्या होता है, तो साइटोप्लाज्मा ऐसा एक मटेरियल होता है जो सेल्स को क्रिएट करता है। तो ये सेल को क्रिएट करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो ये फंगाई हमें कहाँ मिलती है, तो पहली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता है। तो बेकर जो यीस्ट लगाता है ब्रेड बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए, लाइक इसमें मिलता है। फिर एस्पेरिगुलस, ये एक फंगस है जो कॉर्न पे बढ़ता है, मकई पे। फिर पेनिसिलियम, आपको ये पेनिसिलियम की यूज़ अगर पता चले, ये एक फंगाई है, फिर भी हम काफ़ी बार ये फंगाई एज अ एंटीबायोटिक, इसका पार्ट एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। और ये एंटीबायोटिक कई बार बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। उसी के साथ मशरूम्स, एंड वी ऑल नो मशरूम्स वी कैन हैव इन फूड, हमारे खाने में हम लोग इसको खाते हैं। तो थ्रू द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस विट्टेगर इस 5 किंगडम। तो हम लोग ने आज विट्टेगर के 5 किंगडम्स आज तक देखे। अभी आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स की तरफ। तो माइक्रोब्स को इन्होंने क्लासीफाई किस तरह किया है, तो जैसे ही पहले किया था, 2 पार्ट, पहला प्रोक्रायोटिक्स और दूसरा यूक्रायोटिक्स। हमें पता है प्रोक्रायोटिक्स और यूक्रायोटिक्स के यूज़ आइदर हम इसको कैसे वर्कआउट करते हैं। तो आगे जाके प्रोक्रायोटिक में पहले आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं सारे यूक्रायोटिक्स पे पार्ट्स भी। प्रोटिस्टा, फंगाई एंड एल्गे। ये प्रोक्रायोटिक्स हो या यूक्रायोटिक्स हो, या फिर ये इनके सेल्स हो, इनके माइक्रोब्स हो, तो ये साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, और जो देखने के लिए हमें काफ़ी बार नेकेड आइज़ का यूज़ नहीं होता है। काफ़ी बार मतलब ये कहने की ज़रूरत है कि सम ऑफ द माइक्रोब्स वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं उनको अपने खुले आँखों से। ये काफ़ी बार हमें माइक्रोमीटर में मिलते हैं,
1 माइक्रोमीटर 2 माइक्रोमीटर, काफ़ी बार ये नैनोमीटर में मिलते हैं। सो ये इनका माइक्रोब्स का साइन होता है, 1 माइक्रोमीटर 2 माइक्रोमीटर। सो ये जो साइज़ है हम इनको अपने नेकेड आइज से देखना मुश्किल होता है। सो आगे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया, इसकी साइज़ होती है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक। बैक्टीरिया की साइज़ होती है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक। ये यूनिसेल्युलर होते हैं, उसी के साथ ये इंडिपेंडेंट होते हैं, और इंडिपेंडेंट होने के साथ ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स एंड समटाइम्स बैक्टीरिया आर टुगेदर इन कॉलोनी। पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म मतलब परजीवी, किसी अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होने वाले ये होते हैं बैक्टीरियाज, और इसीलिए ये एक ग्रुपिज्म में रहते हैं, अपने कॉलोनीज में रहते हैं, और इसी तरह ये बैक्टीरियाज कहीं बढ़ते हैं। बैक्टीरिया सेल इज़ अ प्रोकैरियोटिक with a cell wall but distinct nucleus and organ is absent। तो ये हमें पता है कि ये यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल है, तो इसका न्यूक्लियस मतलब सेंटर जो है ये बीचों बीच होगा या फिर एक सेल ऑर्गेनल में होगा। न्यूक्लियस ये डिस्टिंक्ट होगा, ये बीच में मिलेगा, और इसका सेल ऑर्गेनल हमें काफ़ी बार नहीं मिल सकता है, काफ़ी बार, नॉट ऑलवेज। बैक्टीरिया आर रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिशन। अब ये बाइनरी फिशल से अपने आप को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनरी फिशल ये एक रीजनरेशन मटेरियल है। ये क्या करता है, अपने आप को रीजनरेट करने की क्या करता है, कोशिश करता है, और ये रीजनरेट हमेशा करते रहता है। लाइक एज अ ये बाइनरी फिशन में रीजनरेशन की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, जैसे कि ये 1 से 2 या 2 से ज़्यादा बनते हैं। विद इन 20 मिनट्स ये बैक्टीरियाज अपने आप को डबल करते हैं। विद इन 20 मिनट्स ये बैक्टीरिया अपने आप को डबल करते हैं। सो इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो इन द विगोरियस कैन डबल इन द नंबर ऑफ 20 मिनट्स। मैंने जैसे कहा 20 मिनट्स में ये बैक्टीरिया अपने आप को डबल करने की ताकत रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन, इट्स अ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ अप्रॉक्सीमेटली इसकी साइज़ होती है 200 माइक्रोमीटर। इसकी साइज़ होती है 200 माइक्रोमीटर। फर्स्ट हमें ये बता रहे हैं, प्रोटोजोआ आर फाउंड इन अ सॉइल। प्रोटोजोआ कहाँ मिलता है, तो सॉइल में मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है, सी वाटर्स में मिलता है। सो द फाउंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेनिक एंड these are unicellular organism with a eukaryotic cell। ये यूक्रोटिक सेल्स में भी होते हुए भी हम लोगों ने देखे यूक्रोटिक के भी 2 पार्ट है, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर। तो ये यूक्रोटिक के यूनिसेल्युलर में आते हैं। देयर आर अ ग्रेट वेरिएशन इन द सेल स्ट्रक्चर। ये काफ़ी अलग अलग सेल स्ट्रक्चर में मिलते हैं। सेल स्ट्रक्चर मैं आपको अगले चैप्टर में शायद पढ़ाऊँगा। सेल स्ट्रक्चर हमें अलग अलग शेप्स में, अलग अलग स्ट्रक्चरिंग में मिलेंगे। उसी के साथ ऑर्गेनल लोकोमेशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट अमंग द प्रोटोजोआ। सो हमें कहा है कि ये सेल है जो अलग अलग स्ट्रक्चर में मिलते हैं। ये ऑर्गेनल ऑफ organelle of locomotion and modes of nutrient among proto। तो ऑर्गेनल लोकोमेशन का मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनल लोकोमेशन मतलब ये सरवाइव करते हैं। किस पे सरवाइव करते हैं, जो हम इनको आसपास फूड मटेरियल मिलता है, और ये सारे फूड मटेरियल को सेव करते हैं। और सेव करने के बाद क्या करते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स को बनाते हैं। दे आर मेड प्रोकैरियोटिक सेल्स। वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
दीज ऑर्गेनल रिप्रोड्यूस द सिंपल सेल डिवीजन, और ये सिंपली सेल डिवीजन 1 से 2, 2 से 4 इस तरह बढ़ते हैं. फ्री लिविंग इन द डर्टी वाटर, अमीबा और पैरामीशियम ये इसके दो मेन एग्जाम्पल है जो डर्टी वाटर में ज़्यादा बढ़ते हैं. और आगे जाके हमें अलग अलग इसके प्रोटोजोन के पार्ट्स मिलेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट इज़ अ फंगाई. फंगाई इसकी साइज़ होती है 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर. ये फंगाई हमें 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में दिखते हैं. दीज आर फाउंड इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स एंड डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे हम लोग ने पहले सुना कि ये जो फंगाई होते हैं वो डिकेइंग मटेरियल पे ही बढ़ते हैं, डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स के ऊपर ही बढ़ते हैं. सो नॉर्मली यही होता है. दीज आर यूक्रोटिक, सम इन यूनिसेलुलर एंड दीज आर विजिबल विद अ नेकेड आइज. तो कई बार ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये हमें अपने नेकेड आइज से, हमें अपने खुले आँखों से भी देख सकते हैं. तो सैप्रोट्रॉफिक्स ऑब्जर्व द फूड्स एंड डिकोइंग ऑर्गेनल. तो जैसे मैंने कहा कि ये डिकेइंग ऑर्गेनल मटेरियल पे बढ़ते हैं, तो सैप्रोट्रॉफिक होते हैं. तो डिकेइंग ऑर्गेनल को, डिकेइंग मटेरियल को ये क्या करते हैं, खाते हैं और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं. सो दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली बाय डिवीजन एंड बडिंग. तो ये दो तरीके से, पहले तो असेक्शुअली और असेक्शुअली मतलब अपने आप को तोड़ के डबल बनाना, मल्टीप्लाई करना, या फिर सेक्शुअली क्रिएट करना. ये अलग अलग तरीके हैं. सो बेकरियस्ट मशरूम्स में ये फंगाई हमें देखने मिलते हैं. उसी के बाद है एल्गे. ये अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है. अब एल्गे ये हमें मिलते हैं एक्वाटिक में. एक्वाटिक मतलब पानी में मिलते हैं, समंदर में मिलते हैं. यूक्रायोटिक यूनिसेल्युलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनल्स. पहले तो ये होता है यूक्रायोटिक के यूनिसेल्युलर पार्ट में, और उसी तरह ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं. ऑटोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद बनाने वाले. अब आप सोचोगे कि यार यूनिसेल्युलर है तो अपने एक सेल के लिए कैसे खाना बनाएंगे. तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता ही है, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. तो ये न्यूक्लियस के हेल्प से यहाँ बीच में खाना बनाया जाता है. फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है. तो यहाँ ये सेल्स में भी अवेलेबल है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से ये क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल बनाते हैं. Few of them species of algae are unicellular and most of them multicellular and visible with a naked eyes. तो इसी तरह ये काफ़ी बार क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेल्युलर. तो काफ़ी बार ये मल्टीसेल्युलर में भी पाए जाते हैं, और मल्टीसेल्युलर होने की वजह से हमें ये क्या करते हैं, अपने नेकेड आइज से दिखते हैं. और फिर आता ही सबसे एक अलग चीज़ जो थोड़ी सी डरावनी है, लाइक ये है वायरस. ये वर्ड से फ़िलहाल हमें डर लग रहा है क्योंकि कोरोना वायरस हमारे आसपास है. सो अप्रॉक्सीमेटली 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर इतनी इसकी छोटी आया होती है, इसकी साइज़ होती है. ये नेकेड आइज से इम्पॉसिबल है, पर इनको देखने के लिए हमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी की माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, एक अलग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. सो इनको पहले तो हम लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं कहा जाएंगे. हाँ, ये एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म के बीच में है. क्यों? तो अगर ये वायरस लिविंग ऑर्गेनिज़म तक पहुंचा तो ही ये ज़िंदा रहेगा. अगर ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म तक पहुंचा तो ये ज़िंदा नहीं रह सकता. तो हम पढ़ते हैं ज़रा. जनरली वायरस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज a living organism is not said to be a living, it's a living and non-living.
दे आर स्टडीड अ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी भी यही कह रही है कि ये पूरी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर पूरी तरह नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वी कैन नॉट से कि इट्स लिविंग और इट्स नॉट लिविंग, नॉन लिविंग। ये इसकी एड्ज पे है। सो वायरस आर एक्सट्रीमली मिनट्स 10 to 100 टाइम स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है, बहुत। इट कैन नॉट सीन विथ अ नेकेड आइज। हम लोग इसको नेकेड आइज से देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। हमें इसको देखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे आर फाउंड फ्रॉम इंडिपेंडेंट पार्टिकल। इसके हर एक अलग अलग इंडिपेंडेंट पार्टिकल होते हैं और ये हमेशा हमें डीएनए और आरएनए में मिलता है। ये हमेशा डीएनए और आरएनए में मिलता है। और ये इसकी एक स्ट्रेंथ जो होती है ये वायरस की, कि ये प्रोटीन कोटेड होता है। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा हटाना या फिर मारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो ये उसका एक प्लस पॉइंट है कि दे आर कवर्ड इन द प्रोटीन कोट। अगर हम इस प्रोटीन कोट को तोड़ पाए तो ये वायरस जल्द ही मर जाता है। सो वायरस करता क्या है? वायरस इज सर्वाइव ओनली इन द लिविंग और एनिमल सेल। तो लिविंग जो एनिमल सेल्स है इनमें ही ये सिर्फ बढ़ता है। प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल्स एंड न्यूमरस रेप्लिका एंड दे आर डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल्स। तो ये प्रोटीन में कवर्ड वायरस जो होता है ये हमारे या फिर किसी भी प्लांट के या किसी भी एनिमल के बॉडी में एंटर करता है। और जब ये एंटर करता है ये अपने आसपास के होस्ट सेल को मारता है, क्योंकि इसके पास क्या है? प्रोटेक्शन है प्रोटीन सेल की, प्रोटीन कवरिंग की। अब प्रोटीन कवरिंग की प्रोटेक्शन होने की वजह से दे आर फ्री। तो वो फ्रीली अपने आप को क्या करते हैं? अपने आसपास के सेल्स को मारते हैं। दे आर और वो अपने न्यूमेरिकल रिप्लिकास को बढ़ाते हैं। दे आर वो होस्ट सेल को मार के अपने सेल्स को बढ़ाने लगते हैं। दे बिकमिंग फ्री। जैसे होस्ट सेल्स मारे जाएंगे तो उसको मारने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। सो इसीलिए वो बिकम फ्री, वो बढ़ेंगे। एंड दिस वायरस इन्फेक्टेड न्यू सेल्स। और जो नए सेल्स बनेंगे जो थके हुए होंगे वो अपने आप को इन्फेक्टेड करेंगे। और इसी तरह वायरस एक बड़े से बड़े डिजीज़ में तब्दील होता है, महामारी में तब्दील होता है। और ये प्लांट और एनिमल इन सारी चीज़ों को क्या करता है? इन्फेक्टेड कर सकता है, डिजीज़ पहुंचा सकता है। सो इसीलिए हमें इस वायरस को किसी भी तरह अपने या किसी भी प्लांट के, किसी भी एनिमल के अंदर जाने से रोकना होगा। तो रोकेंगे कैसे? तो ये वायरस जो है इसके ऊपर हम लोग ने देखा कि प्रोटीन कवरिंग लेयर होती है। क्या होती है? प्रोटीन कवरिंग लेयर। अगर ये प्रोटीन कवरिंग लेयर हट जाए तो क्या होगा? तो हमारे जो होस्ट सेल है इस वायरस को इजीली मार पाएंगे। हमारे जो होस्ट सेल है उनमें इतनी ताकत है कि वो उसको मार पाएंगे। बट अगर उसकी प्रोटीन कवरिंग लेयर ना हो तो वो वायरस इजीली मर जाएगा। तो वो होस्ट को हेल्प करने के लिए हमें क्या करना है? हमें बार बार हाथ धोने हैं, हमें सैनिटाइज करना है। अब सैनिटाइज करने का फ़ायदा क्या होगा? तो इसकी प्रोटीन कवर जो लेयर है वो पहले तो ख़त्म हो जाएगी। क्या होता है? ये जब हम सैनिटाइजेशन यूज़ करते हैं तो ये प्रोटीन कवर लेयर क्या होती है? ख़त्म होती है। और काफ़ी बार इसी में ये सैनिटाइजेशन की ही वजह से ये बैक्टीरिया क्या हो जाता है? ये वायरस जो है ये ख़त्म हो जाता है। सो काफ़ी चांसेस जो होते हैं 99.99% जो चांसेस होते हैं वायरस इस सैनिटाइजेशन से ज़िंदा रहे ये ख़त्म हो जाते हैं। सो सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोना, उसी की तरह जितना ज़्यादा हम क्या करें? हमारे होस्ट सेल्स को
बढ़ावा दे, उनको ताकत दे। जैसे कि सोचो कि हमारे सैनिक हैं, हमारे जो मिलिट्री वाले लोग हैं, आर्मी वाले लोग हैं, उनको हम लोग ने अच्छा खाना पीना दिया, उनको अच्छे से ताकत दी, तो वो हमारे बॉर्डर की रक्षा कर पाएंगे, राइट। हमारे पुलिस है, उनको अच्छा खाना पीना दिया, उनको अच्छे से बॉडी बनाने के लिए ताकत दी, तो वो हमारे लिए काम कर पाएंगे। इसीलिए हमारे बॉडी में भी इसी तरह के क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, इसी तरह की जो होस्ट सेल होते हैं, इनको हम हेल्प कर सकते हैं। किसके हेल्प करेंगे, तो हम अच्छा क्या करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे। अच्छा खाना मतलब हमेशा टेस्टी खाना हेल्दी नहीं होता। जो पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह आप खाते हो, ये हमेशा टेस्टी होता है ज़रूर, पर ये क्या होता नहीं है, हेल्दी होता नहीं। सो जैसे ही हम लोग हेल्दी खाना खाएंगे, हमारे बॉडी में क्या बनेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी होस्ट सेल को हेल्प करेगी कि उनकी ताकत बनी रहे, और होस्ट सेल ने अपनी ताकत बढ़ाई तो उसको कोई भी वायरस मार नहीं सकता, और इसी से हम बच सकते हैं। सो बी सेफ, और ये सारी चीज़ें हमें वायरस से लड़ने में मैंने जो बताई है वो मदद करेगी, वो हमेशा करना। ओके, दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय।